हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ डेवलप पब्लिक स्कूल तारपुर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जाना था, थर्ड चैप्टर अपना गोइंग ऑन था वाटर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जाना था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में जल की जो भूमिका आती, महत्वपूर्णता आती, वो क्या आती हमने जाना था। उसमें हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो आपके चैप्टर की लाइन जो थी स्टार्ट कर रही थी, रेमन पानी राखी बिन पानी सब सून। उसमें रहीम की उस स्पेलिंग से, उस कहावत से हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो ये रिसोर्स है, ये जो संसाधन है वाटर, ये प्राइसलेस कैसे है, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है, बेसिक नेसेसिटी कैसे है लाइफ की, हम सर्वाइव इसके बगैर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर ली थी। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लुक एट पेज नंबर, आप अपनी बुक के पेज नंबर 26 पर आ जाइए, उस पर मेरे साथ में चलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलॉन्ग वाटर। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी, जो प्राचीन सभ्यताएं थी संसार की, वो कहाँ कहाँ पानी के आसपास जन्मी थी, सेटल डाउन हुई थी। तो उसका एक आपको यहाँ पर डायग्राम बना के, एक फिग बना के दिखाया गया कि एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलॉन्ग वाटर कोर्स। तो देखें, विशेष तौर पर जो भी सभ्यताएं जो जन्मी थी आसपास में, उनके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी सभ्यताएं जन्मी, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जो जल के किनारे विकसित हुई, उनमें हम देखें माया, एज़टेक, हांगहो, मेसोपोटामिया, नील, सिंधु और इंका, ये सारी की सारी कुछ सभ्यताएं थी जो डेवलप्ड हुई अलॉन्ग वाटर कोर्स के आसपास, जल के तटीय क्षेत्रों के आसपास विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। डू यू नो, सबसे पहले आपको दिखाया गया है कि आप जानते हैं फ्यू सिटीज ऑफ राजस्थान ड्वेल अलॉन्ग साइड रिवर बैंक्स एंड इट्स रिवर्स। राजस्थान के नदी तट पर बसे कुछ शहर एवं नदी, जो शहर नदियों के आसपास तटों पर बसे हुए, उनके बारे में देखेंगे। जिनमें सबसे पहले हम आपको दिखाएगा कोटा। कोटा जो शहर है राजस्थान का, वो चंबल रिवर के तट पर बसा हुआ है। टोंक बनास नदी के ऊपर, और उदयपुर जो है वो आयड़ नदी, आहर नदी के ऊपर। बिसाइड दिस, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर मेक द लिस्ट ऑफ सिटीज एंड। आगे क्या कहता है कि इनके अतिरिक्त आप अपने टीचर की हेल्प से भी आसपास की नदियों, उनके शहरों के बारे में जान सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं। तो ये सब आपको ऑफलाइन क्लासों में क्या करवाया जाएगा। आगे एक टेबल बनाई गई है, इसको आज आपको होमवर्क में भी करना है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें सिटीज़ ड्वेल्ड ऑन रिवर बैंक्स, वे शहर नदी के किनारे स्थित नगर या शहर वो दिखाए गए। और कोस्टल एरिया सिटीज़, महासागरीय तट पर स्थित नगर दिखाए गए। और इसके अलावा सिटीज़ ड्वेल अलोंग साइड लैक्स, और जो झील के किनारे से जो नगर हैं उनके बारे में बताया। नदियों के किनारे, महासागरों के किनारे, महासागरों के तटों के आसपास और झीलों के किनारों के आसपास जो नगर या शहर बसे हैं, वो कौन सा शहर किस नदी के किनारे तट पर बसा, उसको इस टेबल के अंदर इंडिकेट किया गया है। तो सर देखें, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है दिल्ली जो है अपना, दिल्ली, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी रो के अंदर नीचे आए, कंटिन्यू। और ये कौन सा कंट्री में आता है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इंडिया का जो दिल्ली की सिटी है, यमुना जो है उसके ड्वेल्ड है सिटी जो है दिल्ली, वो यमुना रिवर की बैंक के ऊपर ड्वेल्ड है, स्थित है। ऐसे ही इलाहाबाद जो है इंडिया का, वो गंगा यमुना, उनकी जो कॉन्फ्लुएंस है, गंगा यमुना का जो संगम है, जहाँ पर वो मिलती है यहाँ पर उनके किनारे पर, उनके संगम पर बसा हुआ इलाहाबाद। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में हम देखते हैं जो टेम्स नदी है, कौन सी नदी है, टेम्स नदी, उसके किनारे पर कौन सा शहर ड्वेल्ड है, लंदन। कौन सा, लंदन जो शहर है वो टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे हम बात करें इटली की, तो इटली के अंदर स्टूडेंट्स बात कौन सी रिवर की बात करें, टाइबर रिवर की बात करें, तो टाइबर रिवर के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, रोम शहर। रोम शहर इटली का टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जो पेरिस शहर है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे ऊपर देखें, अब वापस आए हम कोस्टल एरिया सिटीज़ की बात करें जो ड्वेल्ड है, तो उनमें हम देखें महासागरीय तट पर स्थित नगरों की बात करते हैं। तो मुंबई जो शहर है इंडिया का, वो कौन से महासागर के ऊपर है, हिंद महासागर के ऊपर किनारे पर। चेन्नई जो है वो भी हिंद महासागर के हमारा। और हम बात करें यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो न्यूयॉर्क जो शहर है वो अटलांटिक जो महासागर उसके आसपास का ड्वेल्ड है। ऐसे चाइना का जो बीजिंग है वो पैसिफिक महासागर जो है, पैसिफिक जो ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसके किनारे पर है, ड्वेल्ड है। सिंगापुर जो है वो पैसिफिक, वो भी प्रशांत महासागर के किनारे। ऐसे हम बात करते हैं लैक्स की, तो देखिए लैक्स की बात करते हैं स्टूडेंट।
तो लैक्स में क्या बताता है थोड़ा सा, लैक्स के अंदर जो श्रीनगर है अपने इंडिया का, या इसमें थोड़ा सा जो इमेज है वो क्रॉप हो गई। इंडिया का जो श्रीनगर जो सिटी है वो कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है? वो डल झील के किनारे बसा हुआ है। ऐसे ही इंडिया का जो पुष्कर है वो पुष्कर झील के किनारे बसा हुआ है। यूएसए का जो शिकागो है वो मिशिगन झील के किनारे है। और यूएसए का ही जो डुलुथ शहर है वो सुपीरियर झील के किनारे है। यूएसए का ही जो बफेलो है, कौन सा है, बफेलो शहर है, हाँ ये शहर का नाम है, वो ये इरी बोले जिसको, उस झील के किनारे सेटल्ड डवेल्ड है, बसा हुआ है। इस तरह से आपको शायद क्लियर हो गया होगा कौन सी, ये आपको होमवर्क में भी करने की कौन सा किसके किनारे बसा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो आगे इस वीडियो में क्या कहते हुए देख स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आज का अपना वो रहेगा वाटर साइकिल, जल चक्र। जल चक्र में देखिए क्या बताया गया है। जल चक्र की हम बात करें तो हम देखते हैं रिवर्स, लैक्स, ओशियंस, अंडरग्राउंड वाटर आर द मेजर वाटर रिसोर्सेज अराउंड अस। हमारे आसपास जो जल के बड़े संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं? नदियाँ हों, झीलें, तालाब, सागर, या अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूमि का जो जल है वो इसके जल के स्रोत हैं। ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड, एयर, वाटर फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज evolved and plants turn use it for ट्रांसफरेशंस। देखिए आगे क्या कहता है, इन्हीं जल, ये जो जल है ना, इन्हें जल ये वर्षा से प्राप्त होता है। ये जो नदियां हैं, तालाब हैं, सागो, अंडरग्राउंड, इनको जल कहाँ से मिलता है? इनको वर्षा से, रेनफॉल से प्राप्त होता है। हम बात करें टेम्परेचर की या विंड की, तापमान एवं पवन के कारण इन जल स्रोतों से क्या होता है? इवोपरेट्स होता है, इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। और जो वनस्पति है, वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन, जो ट्रांसपिरेशन होता है, वनस्पति क्या करती है? उसको पानी को वापस कहीं ना कहीं ले रही है, खींच रही ज़मीन से। आगे देखिए, एयर गेट्स वाटर vapors from the oceans known as humidity. As the vapor rise, temperature falls, hence vapor sends into teeny water droplets. Condensations of these water droplets from clouds. Clouds are taken from one place to another by wind. Clouds bring rain, and rainwater goes back to ocean through rivers. Water or water bodies evaporates, and then after going through various sense begin comes back to water bodies. आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, देखिए आगे बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई एयर गेट्स वाटर वेपर्स फ्रॉम द ओशियंस नोन एज ह्यूमिडिटी। क्या कहता है कि पवन को सागरों से जल वाष्प प्राप्त होती है। किन से मिलती है? पवन को, जो एयर है उसको, जो सागर है ओशियंस, उनसे क्या मिलती है? जल वाष्प प्राप्त होती है। और जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब जैसे जैसे जो वेपर जो राइज होगी, ऊपर उठेगी, वाष्प के ऊपर उठने पर क्या होगा? टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी आएगी, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। और जिससे क्या होगी? जो वाष्प की जो दोबारा से जो टिनी जो ड्रॉपलेट्स है, छोटी छोटी बूंदों में जल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ड्रॉपलेट्स में जल वापस से बदल जाएगा। इन्हीं जल बूंदों के संघनन, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। जब ये जल बूंदें क्या होती है? इकट्ठा होती है, संघनन होता है इसका, तो इससे बादल बनते हैं। कैसे बनते हैं? इनसे धीरे धीरे बादल बनते हैं जो, और जिन्हें जो एयर है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बादलों को क्या करती है? एक वन प्लेस से अदर प्लेस पे क्या करती है? उनको ट्रांसफ़र करती है, लेकर जाती है। बादलों से क्या होती है? बादलों से वर्षा होती है। बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। क्लाउड्स आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड। बादलों को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? हवा लेके। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड रेन वाटर गोज बैक टू ओशन थ्रू रिवर्स। और फिर बादलों से वर्षा होती है। वर्षा का जो जल होता है वो वापस नदियों के थ्रू किस में जाता है? महासागरों में जाता है, और फिर वाष्प बन करके फिर उड़ता है, और फिर ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। वाटर बॉडीज evaporates and after going through various changes it again comes back to the water body। और फिर बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर दोबारा पानी जो जल है वो नीचे बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है, फिर गिरता है नदियों की तरफ, फिर महासागरों में जाता है। ये प्रक्रिया, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ना, वर्षा का, बादलों का बनना, हवा के दौरान उनको एक जगह दूसरी ले जाना, फिर वापस ज़मीन पर गिरना, फिर नदियों के दौरान महासागरों पर पानी को पहुँचाना, फिर पानी दोबारा वाष्प बनकर ऊपर उठना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को वाटर साइकिल कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। आगे देखिए आगे क्या बात करता है, प्रीवियस जो चैप्टर की बात करता है, कहता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर वी हैव स्टडीड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इज नॉट इक्वल इन द वर्ल्ड। हमने जाना था कि संसार में हर जगह वर्षा का वितरण समान नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही, कहीं ना के बराबर होती है। जैसे राजस्थान की बात कर ले, यहाँ पर लेस देन 25 सेंटीमीटर था, और बात करें मेघालय मौसम की तो वहाँ पर आई थिंक 200 सेंटीमीटर अबव था। तो अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वर्षा की हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जाना था जब हमने पढ़ा था। विच एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव मोर एंड विच रिसीव लेस, यदि हमने जान लिया था कहाँ ज़्यादा कहाँ। वाटर बॉडीज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड
ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द रेस्पेक्टिव एरियाज। जैसे मैं बात बता रहा था आपको, मौसिनराम जो है चेरापूंजी मेघालय भारत के अंदर वो वेटेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, वो सबसे नम इलाका है दुनिया का, सबसे विश्व के अंदर वर्षा वितरण की बात करें तो मौसिनराम चेरापूंजी विश्व के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर। और इसके अलावा हम कंपेयर में बात करें किसकी, हम कंपेयर में बात करते हैं डेजर्ट, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है अपने राजस्थान के अंदर, थार का जो रेगिस्तान है मरुस्थल, वो रिसीव लीस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। वो एक तरफ तो मौसिनराम में चेरापूंजी है जो संसार की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि दूसरी तरफ थर्ड डेजर्ट की बात करें इंडिया के अंदर, उसमें सबसे कम लीस्ट रेनफॉल होती है, सबसे कम वर्षा होती है। और आगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ द डिक्लाइनिंग फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन कहता है कि वर्षा का ये वितरण भौगोलिक कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। कुछ भौगोलिक कारकों, नीचे डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश भी की गई है कि सन है, सूरज है, इसकी जो हीट आती है, गर्मी आती है पृथ्वी के ऊपर, तो जो पानी है महासागरों के अंदर, वो ओशियंस के अंदर वो ऑपरेशन होता है, ऊपर उठता है, और लगभग वायुमंडल की जो कुल जलवाष्प का लगभग 80% जो भाग है ना, वो किससे प्राप्त होता है, ओशियंस से प्राप्त होता है। आगे कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्मेशन दिखाएगा आपको, ऊपर संघनन में बादल बनना कैसे होते हैं, धीरे धीरे बूंदें बनती हैं, बूंदों से फिर बादल बनते हैं, उन बादलों को हवा की जगह दूसरे को मूव करती है, फिर वो जाके नीचे पृथ्वी के ऊपर जो भारी हो जाती है बूंदें तो नीचे गिर जाती हैं। इस तरीके से और से चलता था ये पूरी प्रक्रिया। फिर पानी ज़मीन पर गिरेगा, फिर बह करके वापस नदियों द्वारा फिर महासागरों में जाएगा, फिर उठ करके फिर जाएगा, ये प्रोसेस चलता था, इसलिए इसको जलीय चक्कर बोला गया है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसको पढ़िए। होमवर्क में बेटर हैंड राइटिंग के लिए होमवर्क में भी आप करिए इसको। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।